हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मारबर्ग वायरस के बारे में, ठीक है, जो कि अभी वापस आउट बस्ट हुआ है और अभी काफ़ी सारी न्यूज़ में है। तो इसलिए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? मारबर्ग वायरस के बारे में। ये आपके हर एग्ज़ाम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है, चाहे तो वो नॉर्थ सेट 8 हो, चाहे वो RRB हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये है क्या। रिसेंटली ये जब चर्चा में आया, इसकी जो चर्चा में आने का जो वजह है वो है 27 सितंबर 2024 को, ठीक है, एक रवांडा नाम का देश है। कौन सा? रवांडा। अगर ये भी पूछा जाए कि अभी कहाँ पर आउट बस्ट हुआ है तो किस कंट्री में हुआ है? रवांडा में, ठीक है। वहाँ पर 2 हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर स्टाफ है, ठीक है, वो बीमार पड़ गए हैं, ठीक है। तब जाके पता लगा कि ये किसकी वजह से हुआ है। ये हुआ है मारबर्ग वायरस की वजह से, ठीक है, जिसे किस नाम से और जाना जाता है? जिसे जाना जाता है मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर के नाम से, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है इसे? मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर के नाम से। हमें नाम से पता रख जाए कि कहीं ना कहीं ये ब्लड लॉस करवाएगा, ठीक है। देखो, ये है इसकी इमेज, ये है इसकी इमेज कि इस तरह से ये होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वायरल डिजीज़ है, ठीक है। क्या है? वायरल डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो ये पूछा सकता है कि मारबर्ग जो हेमोरेजिक फीवर है, मारबर्ग हेमोरेजिक फीवर, वो किस प्रकार की डिजीज़ है? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, जो भी है, ठीक है। वहाँ आपका आंसर क्या होगा? वायरल डिजीज़। आपको इस क्लास में से नोट्स बनाने हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव एजेंट कौन कौन से। तो देखो, अगर बात करी जाए एजेंट की, ठीक है, तो ये फ्रूट बैट से होता है। किससे होता है? अगर होस्ट बात करी जाए, ठीक है, कि किसके द्वारा ये फैल सकता है, सबसे पहले तो किसके द्वारा फैल सकता है? फ्रूट बैट के द्वारा, यानी कि चमगादड़ के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर वैसे पॉजिटिव एजेंट की बात की जाए कि वायरस के अंदर कौन कौन से हैं, तो मारबर्ग वायरस MARV, रेवन वायरस RABV, ठीक है। ये किस ग्रुप के हैं? ये हैं ऑर्थो मारबर्ग वायरस, मारबर्ग जेंस के, ठीक है। ये इस ग्रुप का नाम है, ठीक है। जबकि इनकी जो फैमिली है वो है फाइलोवायरस। इसको मारबर्ग वायरस है, मारबर्ग वायरस, इसे कहा जाता है ऑल्सो नॉन ए, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं एक नाम, तो दूसरा नाम है कजिन ऑफ इबोला, कजिन ऑफ इबोला, क्योंकि इबोला जिस वायरस से होता है उस वायरस की फैमिली भी यही है, यानी कि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। कौन कौन? इबोला और इसको एक नाम मैं यहाँ दे देता हूँ, कजिन ऑफ इबोला, ठीक है, कि क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। किससे? फाइलोवायरस से, ठीक है। इसलिए इसे कजिन ऑफ इबोला भी कहा जाता है। इबोला के समकक्ष इसे उतना ही डेंजर भी माना जाता है, ठीक है, और ये है भी। अब अगर हम बात करें कि हिस्ट्री की, सबसे पहले ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो देखो, सबसे पहले हमें ये देखा गया था 1967 में, कहाँ पर? मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में, जो कि कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर कहाँ देखा गया? सर्बिया में। लेकिन अगर सबसे पहले पूछा जाए तो कहाँ देखा गया था? जर्मनी में। ये ध्यान रखने वाली बात है। आज के फिलहाल के करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है कि मारबर्ग वायरस सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो जर्मनी में देखा गया था। और रिसेंटली आउटबस्ट कहाँ पे हुआ है? रवांडा में। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखा गया सर्बिया में। अब इन दोनों जगहों पर देखे जाने का कारण क्या था, मतलब किस वजह से हुआ? तो वहाँ पर हुआ कि लेबोरेटरी में एक आउटबस्ट हुआ। कि लेबोरेटरी में क्या हो रहा था? अफ्रीकन ग्रीन मंकी के ऊपर, जो कि युगांडा से लाए गए थे, उनके ऊपर लैब में काम चल रहा था, ठीक है। कहाँ पर? जर्मनी में। तो हुआ क्या कि वहाँ से वो वायरस निकल के और पब्लिक में फैल गया, ठीक है। किसकी वजह से? अमेरिकन ग्रीन मंकी की वजह से, जो कहाँ से लाया गया था? युगांडा से, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक तो क्या ध्यान रखना है आपको? 1967 में सबसे पहले कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ? सर्बिया में। दोनों जगहों पर ही होने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कि अफ्रीकन ग्रीन मंकी का लैब से
आउटबस्ट होना, ठीक है, जो कि कहाँ से लाया गया था, वो युगांडा से, ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद ये फैलता गया बाकी कंट्री में, वहाँ के अफ्रीकन कंट्रीज में, वहाँ के आसपास की में। अब देखते हैं कि इसका एक्चुअली ट्रांसमिशन होने की वजह क्या रहती है। तो देखो, अगर हम बात करें कि इनिशियल ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू माइंस एंड केव्स, यानी कि ऐसी माइंस और ऐसी केव्स जिनसे आपको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो, कहाँ पे, जहाँ पर कि फ्रूट बेट की कॉलोनियाँ हों, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चमगादड़ पाए जाते हों, ठीक है। ये एक्चुअली मेन होस्ट हैं किसके, मारबर्ग वायरस के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जिसका ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोजर होगा कहाँ पर, माइंस और कैप्स में। अभी रवांडा में होने की वजह भी यही है कि वहाँ पर माइंस और कैप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो लोग जो MBD से इससे प्रभावित थे, यानी मारबर्ग वायरस से प्रभावित थे, वो लोग हॉस्पिटल में आए और उनकी वजह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे वो भी प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। अभी तक 12 प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 9 की डेथ भी हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो जो फैटेलिटी रेट है वो कितना है, अराउंड 80% के आसपास, अराउंड 80% के आसपास है रिसेंटली अगर बात करूँ तो। वैसे अगर जनरली बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करूँ तो ह्यूमन से ह्यूमन में कैसे फैलता है, तो देखो, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर मान लो कोई MBD से प्रभावित है तो अगर उससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, जिससे कि जैसे थ्रू की ब्रोकन स्किन और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, या फिर मान लो उसको ब्लड का सीक्रेशन हुआ है, और ब्लड के सीक्रेशन से मान लो जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें, चाहे वो बेडशीट हो या फिर सरफेस हो, अगर हम उसके फ्लूइड की कंटेंट मतलब कांटेक्ट में आते हैं, फिर भी हमें वायरस होने की संभावना रहेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक ट्रांसमिट नहीं होगा, जब तक कि उसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे जाएं, ठीक है। कब तक ट्रांसमिट नहीं होगा, जब तक कि इसमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो देखो, फर्स्ट है इंट्यूबेशन पीरियड, ओके। तो देखो, सिम्टम्स से अगर हम बात करें तो इंट्यूबेशन पीरियड कब से कब तक का होता है, 2 to 21 डेज का, ठीक है। हाई ग्रेड फीवर हमें देखने को मिलता है, सीवियर हेडेक देखने को मिलेगा, सीवियर मैलेज देखने को मिलेगा, मसल्स एच और पेन आर कॉमन, यानी कि मसल्स एकेज एंड द पेन हमें कॉमनली देखने को मिलेंगे, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी डायरिया ऑन थर्ड डे, यानी कि थर्ड डे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेनली वॉमिटिंग और वाटरी डायरिया हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नॉन इचिंग रेसेज हमें कब से कब देखने को मिलेंगे, 2 to 7 डेज के बीच में नॉन इचिंग रेसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन डे 5 हेमोरेजिक सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि डे 5 से हेमोरेजिक सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि फ्रेश ब्लड इन वोमिटस एंड फीकस, यानी कि फीकस में वोमिटिंग, फ्रेश ब्लड आने लग जाएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, गम्स, वेजाइना एंड IV साइट, यानी कि जैसे मान लो कहीं पर भी आपके सैंपल लेने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, या फिर आपको रिहाइड्रेशन करने के लिए प्रयोग किया गया है, IV कैन लगाया गया, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो CNS भी इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होने के चांस, जैसे कन्फ्यूजन के सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इरिटेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जब सीबेट की तरफ पहुँचेंगे तो ऑर्काइटिस हमें देखने को मिलेगा, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वन एंड बोथ टेस्टिकल्स, यानी कि एक में या फिर दोनों टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जब ये ज़्यादा फैटल कंडीशन में हो जाएगा तो डेथ हमें देखने को मिलेगी 8 से लेके 9th डे पर, ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस एंड शॉक, यानी कि अगर हमने इन सब चीज़ों को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट नहीं किया तो सीवियर ब्लड लॉस और शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यानी कि अगर हम देखें जनरली तो इसमें मेनली जो मैटर कर रहा है, क्या कर रहा है कि ब्लड का लॉस बहुत हो रहा है ना, क्योंकि देखो वॉमिटिंग से भी हो रहा है, फीकस से भी हो रहा है, जिस साइड पे आप IV लगा रहे हो वहाँ से भी हो सकता है, नोज, गम्स, वेजाइना, सभी जगह से, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, RT-PCR के थ्रू, एंटीजन कैप्चर डिटेक्शन टेस्ट के थ्रू, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिनसे कि आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो मेनली ट्रीटमेंट है रीहाइड्रेशन थेरेपी, आप इसे दे सकते हो पेशेंट को, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, डायरिया भी हमें देखने को मिल रहा है, तो डिहाइड्रेशन होगा तो उसे कैसे कैसे रीहाइड्रेशन हमें करना है, और हम दे सकते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन और कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक कोई इसकी वैक्सीन और एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीहाइड्रेशन थेरेपी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक हो, अभी जो फ़िलहाल ये क्यों वापस चर्चा में आया है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 27 2024 को रवांडा देश में वापस आउटबर्स्ट हमें देखने को मिला है। ठीक है, जिसकी वजह से WHO ने एडवाइजरी जारी करी है कि वहाँ पर आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। दैट्स द रीज़न कि मार्बर्ग वायरस दोबारा से न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो ये है आपका मार्बर्ग वायरस के बारे में कम्प्लीटली डायग्नोसिस। ठीक है, ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, क्या क्या हमें सिम्टम देने में, इंट्यूबेशन पीरियड ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए, किस वायरस की वजह से हो रहा है और इसे कौन से दूसरे नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट आपके मार्बर्ग वायरस के बारे में। बाकी के ऐसे ही हॉट टॉपिक्स के बारे में जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए नॉन नर्सिंग विद अक्षय। ठीक है, थैंक यू सो मच।